हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान वन लाइनर्स हिंदी में। तो आज हम आपको 10 मिनट जनरल साइंस बताएंगे। जैसे मैं फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा कि 10 मिनट ज़्यादा नहीं होता है, आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और 10 मिनट में शायद आपको वो वन लाइनर मिल जाए जो कि एग्जाम में एज इट इज़ आपको मिले। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज़ आप अंत तक जरूर बने। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रबड़ एक नकदी फसल है। आप याद रखें कि रबड़ जो है वो एक नकदी फसल के रूप में जानी जाती है और केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। याद रखें कि जो सेब जो होते हैं, केसर, ये सब उत्पादन जो होता है जम्मू कश्मीर में इनका ज़्यादा होता है, ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा होता है और केसर बहुत मूल्यवान है। याद रखें आप। पहली कृषि गणना 1970 ईस्वी में की गई थी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। याद रखें फ्रेंड, जो फर्स्ट जो कृषि गणना हुई थी हमारी वो 1970 में हुई थी और जो पहला हमारा कृषि विज्ञान केंद्र था, जो एग्रीकल्चर साइंस सेंटर था, वो 1974 में खोला गया था और वो पांडिचेरी में खोला गया था। प्रथम मानव निर्मित धान्य ट्रिटिकेल है और जो गेहूं और राई का क्रॉस है। ऐसे आप याद रखें तो गेहूं का जो रासायनिक जो नाम आता है उसमें ट्रिटिकेल साइंटिफिक नेम है, उसको ट्रिटिकेल भी बोला जाता है। वैसे ये गेहूं और राई का क्रॉस होता है। तो ये पहला मानव निर्मित धान्य है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% भूभाग पर कृषि होती है। हमारे जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें लगभग 46% जो भाग होता है उस पर कृषि होती है। तो ये आप जरूर याद रखें। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जो मिट्टी की जो टाइप पाया जाता है, मिट्टी का जो प्रकार सबसे ज्यादा पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। फ्रेंड याद रखें, सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखें फ्रेंड्स, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। देश में आगे चलते हैं कि देश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन, याद रखें कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। याद रखना फ्रेंड, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं और सोया इसलिए क्योंकि वहां सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। धान में प्रसिद्ध खेरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। धान जो हमारा होता है उसमें जो खेरा रोग जो होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। याद रखें फ्रेंड। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। सिंचित मतलब कि जहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, सिंचाई से द्वारा जो क्षेत्र को सिंचाई की जाती है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है और जो हमारा गेहूं जिसको हम सबसे ज्यादा अनाज के रूप में यूज करते हैं वो भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है। मिर्च में लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाल रंग मिर्च का किस वजह से होता है, तो वो कैप्सेथिन के कारण होता है। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत जो हम सब्जी का उत्पादन करते हैं उसमें हम विश्व में दूसरे स्थान पर आते हैं। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। याद रखें फ्रेंड, जो सिल्क होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश है वो चीन है। और सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। याद रखें, सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम उत्पादन से होता है। ये अधिकतर क्वेश्चन भी आ जाता है कि रेशम उत्पादन से संबंधित क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर याद रखें फ्रेंड आप, ठीक है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सबसे ज्यादा मसाले जहां पर पैदा होते हैं, जहां पर उत्पन्न किए जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा केरल राज्य में होते हैं। तो इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सबसे ज्यादा जहाँ चावल होते हैं, चावल की जो उत्पादन किया जाता है वो छत्तीसगढ़ में, इसलिए चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो कटक में है। कटक जो कि ओडिशा में आता है। फ्रेंड्स इसको याद रखना कि जो केंद्रीय चावल शोध संस्था है वो कटक उड़ीसा में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड इसको याद रखना कि गन्ना जो शोध संस्थान है वो लखनऊ में, चावल शोध संस्थान कटक में। इसके अलावा जो आलू शोध संस्थान है वो शिमला में है। फ्रेंड याद रखना आप, चावल कटक में है, गन्ना लखनऊ में है और आलू शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान जो है राजमुंद्री में है और राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा में है। फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद रखें, तंबाकू राजमुंद्री में है और जो डेयरी अनुसंधान है वो करनाल में है। फ्रेंड यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप जरूर याद रखें। ये टॉप मोस्ट शोध संस्थान है जिनको आप याद रखें।
भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है। जो भारतीयों की जो भारत में जो कुल राष्ट्रीय आय है वो 22% जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। याद रखें आप फ्रेंड्स इसको। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है और काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। फ्रेंड अधिकतर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो वो है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को जिस नाम से जाना जाता है वो रेगुर मिट्टी है। टिक्का रोग का संबंध मूंगफली से है। टिक्का रोग किस से संबंधित है? वो है मूंगफली। याद रखें फ्रेंड, मूंगफली में भी बहुत प्रोटीन होता है, आप इसको जरूर याद रखें। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। NH2CO NH2 जब आप इसका पूरा टोटल करेंगे, जब आप इसका, तो उसमें जब आप नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे तो आपको मिलेगा नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% है। तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है। फ्रेंड्स आप याद रखें, जो NH2 होता है वो एमाइड के रूप में होता है जो नाइट्रोजन। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर विश्व की बात की जाती है, विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो ये MS स्वामीनाथन है। फ्रेंड याद रखें, भारत की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन है, विश्व की बात की जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। और हरित क्रांति को कब परिलक्षित किया गया था? ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी जब हरित क्रांति को परिलक्षित किया गया था। जब एक पर अकाल पड़ा था, उस अकाल के बाद इसको परिलक्षित किया गया था। तो फ्रेंड आप इसको जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो याद रखें फ्रेंड, वो वन से मतलब फॉरेस्ट जो डे, फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों की कटाई रोकने से। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आरंभ किया था। याद रखिए कि चिपको आंदोलन, जो कि बहुत सारे लोग पेड़ों के चिपक गए थे, उनको काटने नहीं दे रहे थे, वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए था ये। और इसकी जो आरंभ किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR8 है। फ्रेंड आप याद रखें, बोनी किस्म जो धान की सबसे पहली है वो IR8 है। गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिटिकस अस्थिभम है। गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी दोमट है और गेहूं के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण है और गेहूं में विटामिन B1 B2 B6 पाया जाता है। फ्रेंड यहां पर गेहूं से रिलेटेड पूरी जानकारी आ चुकी है कि गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है वो ट्रिटिकस अस्थिभम है। याद रखें इसको, आप ट्रिटिकस याद रख लीजिए। आप तो ट्रिटिकस आए तो गेहूं टिक कर दीजिए आप। और उसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो दोमट है और गेहूं के लिए जो उत्तम जलवायु वो शीतोष्ण है। याद रखें शीतोष्ण। और जो गेहूं में विटामिन पाए जाते हैं वो B1 B2 तथा B6 हमें हमारी बॉडी के लिए कवर करता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो प्रारंभिक प्राइमरी सेक्टर है वो कृषि है, एग्रीकल्चर है। याद रखें भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र कृषि है। खरीफ फसल की बुवाई जून सितंबर में होती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि खरीफ फसलें। याद रखें कि जो भी बुआई होती है खरीफ फसल की वो जून सितंबर में होती है। अगर जून सितंबर में ये बुआई जा रही है तो कटाई लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास जाके होगी। तो ये होगी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि क्या है? खरीफ फसलें। ये याद रखें आटे से रिलेटेड है मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है। इसके अलावा जो रबी फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, यानी कि वो जाके कटेगी मार्च के समथिंग तक। तो गेहूं, मटर, चना, मसूर, सरसों इत्यादि ये सब किस में आते हैं? रबी फसलें। अधिकतर आप देखते होंगे कि गेहूं हम अप्रैल मई में जाके खरीदते हैं, तो ये रबी की फसल ही है, याद रखें आप। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि जो खरीफ और रबी की फसल है अधिकतर उनमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बुआई का समय से रिलेटेड जो होता है उसी से क्वेश्चन आ सकता है कि खरीफ जून सितंबर में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आप याद रख सकते हैं वो खरीफ की फसल है। अक्टूबर नवंबर में कौन सी उगाई जाती है? वो रबी की फसल है। गेहूं किस फसल का उदाहरण है? तो वो रबी फसल का उदाहरण। मक्का किस फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके के आ सकते हैं। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। याद रखें फ्रेंड कि अंगूर का बगीचा किसको कहा जाता है? नासिक को कहा जाता है। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं? सब्जी तथा फूल वाली सब फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फ्रेंड याद रखें इसको। गाजर कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। याद रखिए कि जो गाजर का लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है और मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। याद रखें फ्रेंड। और लहसुन में जो गंध का कारण होता है वो एलाइजिन होता है। एलाइजिन की वजह से लहसुन में गंध होती है, ये याद रखें फ्रेंड्स आप जरूर।
वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। जो वर्तमान में हमारी भारतीय कृषि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो पूसा कैंपस दिल्ली में है। मक्का को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। अनाज की रानी किसको कहा जाता है? मक्का को। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है और मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है और सबसे पुराना फल खजूर है। फ्रेंड, ये तीनों याद रखें कि गरीबों का जो सेब होता है वो अमरूद होता है, मसालों की रानी इलायची होती है और सबसे पुराना फल खजूर होता है। बैंगलोर को बगीचों का शहर कहा जाता है। याद रखें, एज ए कृषि के आप याद रख सकते हैं एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग कि बगीचों का शहर बैंगलोर को कहा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम बैंगलोर के, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप याद रखें कि बगीचों का शहर बैंगलोर को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। जो कृष्णा और गोदावरी से जो निर्मित डेल्टा क्षेत्र होता है उसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। जो कपास से जो रुई प्राप्त होती है, जो रेशे प्राप्त होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, इसको जरूर आप याद रखें। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। तो हमारी वीडियोस जरूर देखें। फ्रेंड, मैं यही कहूँगा कि हमें चैनल को स्टार्ट किए हुए लगभग अभी 3 महीने ही हुए हैं। हम कोशिश पूरी यही कर रहे हैं कि आपको इफेक्टिव और सेलेक्टिव कंटेंट दें, क्योंकि हमें अप्रिशिएशन कम मिल रहा है। अगर आप लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम और मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देंगे। प्लीज़ आप हमारी वीडियोस देखिए। आपको अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, रीड करते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे और आप 100% मुझे लगता है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे, मुझे ऐसा लगता है। फ्रेंड, आप ज़रूर हमारी वीडियोस को देखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।